मिट्टी से जुड़े रहना, हर पल कुछ नया करने की चाह, खेती के लिए जुनून ऐसा कि दिन के अलावा रात में भी ये अपने खेतों का साथ नहीं छोड़ते। यही बात इस किसान को दूसरे किसानों से अलग करती है। बिलासपुर के झंडूता ब्लॉक के बेना चट्टा के किसान करतार सिंह ने न सिर्फ अपने खेतों में 50 से अधिक फसलों और फलों के पौधे लगाए हैं, बल्कि वह इन्हें बिना किसी खर्च के प्राकृतिक तौर पर सफलतापूर्वक उगा भी रहे हैं। करतार सिंह बताते हैं कि वह हमेशा खेती में लागत को कम करने के साथ नए पौधों और विभिन्न तरह की फसलों को उगाने का शौक रखते हैं। वह बताते हैं कि सेना में सेवा के दौरान उन्हें देश के अलग अलग इलाकों में काम करने का मौका मिला। इस दौरान वह उन इलाकों से कुछ फसलों के बीज या पौधे अपने साथ ले आते थे और इन्हें अपनी जमीन में उगाते थे। करतार सिंह ने अपने खेतों में 4 किस्म की गेहूं, जिसमें काली किस्म की गेहूं विशेष है, 3 तरह के लहसुन, चना, मटर, सरसों, 4 तरह की मिर्च, 3 तरह के बैंगन, कई तरह के औषधीय पौधे जैसे अश्वगंधा, लेमन ग्रास, नीम, हरड़, आंवला, हडजोड़, अजवाइन, पत्थरचट, पीपली, एलोवेरा और सुगंधित फूलों वाले पौधे जैसे रात रानी, पारिजात, मोगरा, बैजंती आदि भी लगाए हैं। इनकी किचन गार्डन में मौसमी सब्जियों की भरमार है। इन सभी को ये प्राकृतिक खेती विधि से तैयार करते हैं। करतार सिंह ने खेती में नए प्रयोग के तौर पर वर्ष 2019 में राजस्थान के भरतपुर में प्राकृतिक खेती विधि के जनक पद्मश्री सुभाष पालेकर से उनकी खेती विधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी पूरी 20 बीघा भूमि में प्राकृतिक खेती विधि से खेती करना शुरू कर दिया। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि हमारी प्रकृति और उसके बीच रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके बीच में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद यही हमें शिक्षा देते हैं कि हमें अपनी प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना है। आज हमारे किसान जिनसे हम आपको मिला रहे हैं, श्री करतार सिंह जी, बिलासपुर जिला के झंडूता विकास खंड के बेना जट्टा गांव के करतार सिंह जी हैं, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और इनके घर पर, इनके फार्म पर जब भी कभी विज़िट करें तो हमें ईशावास्य उपनिषद की वो बात सच होती नज़र आती है, जहाँ हर जीव एक दूसरे के साथ सामंजस्य में जी रहा है। जैव विविधता इनकी बहुत बेहतरीन शौक़ रहा है। उसी जैव विविधता के चलते ये प्राकृतिक खेती की ओर जो है अग्रसर हुए हैं। तो करतार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज सभी को मेरा नमस्कार। हाँ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप प्राकृतिक खेती के बारे में आपको कैसे जागरूकता पैदा हुई? मैंने 40 साल आर्मी में सर्विस किया। उस दौरान भी मुझे शौक़ रहा। मैं हर जगह से कोई ना कोई नई चीज़, नया बीज, नया पेड़ लाता था, वो अपनी ज़मीन में लगाता था। फिर उसका जो बड़े होने का इंतज़ार करता था, घर वालों को भी बता के जाता था। और फिर प्रकृति की मैं ये तजर्बे करता रहता कि कैसे इनको अच्छी खाद डाली जाए पेड़ों को। यानी मैं इस यूरिया से और जो स्प्रे वगैरह है केमिकल, इससे मुझे कुछ अलग करना था, क्योंकि ये आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, पशुओं के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी, सभी के लिए हानिकारक है। तो इसी वजह से मैंने इसे नेचुरली फार्मिंग की तरफ आया। फिर कोई और छोर कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था, तो मैं अपनी मर्जी से यूट्यूब या देखकर जो भी केमिकल अपना बनाता था देसी, उसके ऊपर लागत बहुत ज़्यादा आती थी और बेनिफिट कुछ नहीं था जी। तो जब मैं इस SPNF के संपर्क में आया, हमारे गांव में एक बार कैंप लगा, तो मुझे जो मनचाहा सब्जेक्ट मिल गया। उसी से फिर मैंने इसकी तरफ को, और इसमें मेरा ऐसा हुआ कि लागत कम और प्रॉफिट ज़्यादा आने लगा। साहिवाल नस्ल की मुझे एक गाय विभाग की तरफ से मिली थी, जिसके ऊपर अनुदान मिला था 25,000 रुपये। आगे उसके फिर 2 बच्चे और हो गए तो 3 हो गई। फिर भी मुझे और पाने की जिज्ञासा थी, तो इसके लिए मैं गिर गाय लाया। तो गिर गाय है उसी क्वालिटी का दूध होता है, A2
पाई, लेकिन थोड़ा सा विविधता ये होता है, काफ़ी गाढ़ा दूध होता है और पौष्टिक होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी कैंसर तक के लिए ये मतलब लाभदायक माना है। गया हाँ जी, इसके लिए मैंने गिर गाय भी लाया हूँ। अभी मेरे पास 4 गाय हो गई है और इन्हीं के द्वारा मैं खेती करता हूँ। और संसाधन भंडार का भी अलग से मिला, जिसके ड्रम वगैरह कई चीज़ें ली मैंने, यानी काफ़ी ज़िंदगी आसान होगी। और जो नेचुरल चीज़ें आई, जैसे मैं जगह जगह से गेहूँ लाया था, ये वो जितने भी मैंने जो 5-6 प्रकार की गेहूँ बीजता हूँ वो भी मैंने इकट्ठी की और उसको मैं बड़े लेवल पर ले जाना चाहता। जैसे पूरे हिमाचल में किसान जो है सभी यही खेती करें और नेचुरली फार्मिंग करें, ताकि हमें भी स्वास्थ्य मिले, हमारे पशु भी स्वस्थ रहे और जो आने वाला जीवन है खुशहाल हो। और सभी लोग इस खेती को अगर करेंगे तो क्या है, उसमें सभी की उन्नति होगी। जी करतार जी, प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण जितने भी घटक हैं उनमें गौमूत्र जो है एक महत्वपूर्ण घटक का कार्य करता है। तो निश्चित रूप से गौमूत्र को एकत्रित करने के लिए हमारे किसानों के पास कोई ऐसी विधि का होना बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, जिसमें गौमूत्र जो है वो एकत्रित किया जा सके। और साथ ही अगर संसाधनों को देने की बात दूसरे किसानों के लिए आती है तो भी गौमूत्र की जो उपलब्ध मात्रा है वो इतनी होनी चाहिए कि वो दूसरे किसानों को दिया जा सके। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो गौमूत्र को, देसी गाय के गौमूत्र को एकत्रित करने का तरीका है वो क्या है, किस तरह से आप इसे एकत्रित करते हैं? देखिए सर, मैंने ये पिट बनाया हुआ है। जो ये पिट है, जितना भी अंदर मेरे 4 पशुए जो बनते हैं जी, तो जितना भी यूरिन है वो इकट्ठा होकर इस पिट में आ जाता है। उसमें से अंडरग्राउंड पाइप डली हुई है जी, और छोटी छोटी झिरियों नालियों में से बहता हुआ वो उस मेन पॉइंट तक आता है पाइप में, और उधर से होल है और नीचे पाइप दबी हुई है, सीधा इस पिट में गिरता है आकर, और इधर से मैं उसको एकत्रित कर लेता हूँ। और इस पिट को बनाने के लिए SPNF से मुझे 8,000 रुपये का अनुदान भी मिला हुआ है संसाधन भंडार के लिए, और इसके लिए अलग संसाधन भंडार के लिए 10,000 और इसको यूरिन को इकट्ठा करने के लिए मुझे 8,000 अलग से। उसकी सहायता जो है वो विभाग के माध्यम से आपको दी गई है। जी, बहुत बढ़िया। करतार जी, आप लगभग 15 बीघा अपने खेतों में जो है वो खेती कर रहे हैं, तो जीवामृत भी निश्चित तौर पे ज़्यादा ही मात्रा में लगता होगा इन खेतों में। आपने ऐसी कौन सी विधि विकसित की है जिससे माध्यम से आप जो है जीवामृत को अच्छी तरह से अपने खेतों में लगा सकें? इसके लिए मैं टल्लू पंप का इस्तेमाल करता हूँ। जी, यानी अगर पीठ वाले पंप से ढोना तो मुमकिन नहीं है। मैं ज़रूरत के मुताबिक जीवामृत इस ड्रम से निकालकर और उस टैंक में, वाटर टैंक में डालता हूँ और उसके बाद टल्लू पंप से पूरी ज़मीन में स्प्रे करता हूँ, जगह जगह टैंक ले जाकर और उसको पाइप पे उसकी टल्लू पंप की डालकर और स्प्रे करता हूँ। इसी तरह से मैं पूरी 15 बीघे में स्प्रे करता हूँ जीवामृत। करतार जी, अपने शौक़ के चलते प्राकृतिक खेती में अगर आपको जैव विविधता का संरक्षक ना कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन खेतों में आपने कई किस्म का गेहूं जो है वो लगाया है, हमें बताएं कौन कौन सा गेहूं की वैरायटीज़ आपने यहाँ लगाई? देखिए, मैंने इसमें 5 प्रकार का गेहूं लगाया हुआ है। ये जो आप फर्स्ट में आप देख रहे हैं ये ब्लैक गेहूं है, ये काला गेहूं। उसके साथ ही ये देखिए मोटा, बंसी से भी मोटा गेहूँ वो है, और उससे आगे बंसी है। ऊपर वाली साइड जो है ये भी बंसा है और ऊपर वाली साइड उससे बंसी है। यानी 5 किस्म की मैंने गेहूं बो रखी है और 6ठे किस्म का जौ बोया हुआ है। आटे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मैंने ये जौ बीजे हुए हैं और जौ के साथ चना भी बीजा हुआ है। इससे जो है हमें पौष्टिक आटा मिलेगा और वो खाने में अति स्वादिष्ट होगा। और पशुओं के लिए भी मैं जौ का इस्तेमाल करता हूँ, अपनी गायों को भी ये चारे के रूप में देता हूँ। मैं 6 प्रकार की जो है वो देसी किस्में ही बीजता हूँ। और ये जो है पिछले साल जो है मेरा पूरा बीज और इस साल भी जितना बना था मैंने अपना गुजारा रखा बीजने के लिए, बाकी मैंने सारा किसानों में बांट दिया। कोई पेमेंट ले गए, जो पेमेंट ले गया वो भी सही है, जिसने बोला कि मेरे को 2 किलो ऐसे चाहिए उसको वो भी सही है, उसको भी दे दिया। यानी मैं सभी जगह इस बीज को फैलाना चाहता हूँ कि सभी लोग
इसका जो है अलग अलग स्वाद चख सकें। और ये जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी देसी किस्म है और जो देसी पत्ती द्वारा उगाया हुआ है, इसी पत्ती का मैं आगे भी इनको प्रचार और प्रसार करता हूँ कि आपने इस तरह से बीजना है और ऐसे, ताकि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो आपके माध्यम से एक संदेश ये हमारे प्रदेश के किसानों के लिए है कि हमारी जितनी भी परंपरागत फसलें हैं, उनके बीज हैं, उनका संरक्षण किया जाए, उनका प्रचार प्रसार किया जाए। हाँ जी। और ये मैं जो ये बीज लाया था, जब मैंने SPNF का जो कोर्स किया हुआ था भरतपुर राजस्थान में, उस जगह से मैं पैक्ट में ले आया था और पैक्ट में लगभग 20-25 दाने थे। जो मैं 6 किस्म की गेहूँ लाया था तो 20-25 दाने थे। उसी से मैंने एक साल अलग, दूसरे साल अलग, अभी क्विंटलों के हिसाब से पूरा हिमाचल में फैल चुका है। इवन कांगड़ा तक, नदौन तक, सभी जगह फैल चुका है। बहुत अच्छे।